हेलो एंड खमंगनी, वेलकम टू द स्पूक्स एंड स्पाइस किस्से और कहानियां नामली किचन के। आज जो किस्सा कहानी है वो मेहनत से रिलेटेड है, क्योंकि मुझे 6 महीने लगे एक पर्टिकुलर रेसिपी को वो मुकाम देने के लिए कि मैं अब आपके पास और आपके सामने उसको पेश कर सकूं। और वो है उड़द की दाल। अब आप भी सोचेंगे साहब, ये उड़द की दाल के अंदर ऐसा क्या है कि जिसको 6 महीने 8 महीने लग जाए। एक पर्टिकुलर रेसिपी है थी और उस रेसिपी के ऊपर रिसर्च चल रहा था, विच वॉज डेटिंग बैक टू नियरली 500-600 ईयर्स बैक। 500-600 साल पुरानी कहीं न कहीं मेरे हाथ में आई। अब वो हाथ में आई और वो जिद साथ में लेके आई। तो बस वो जिद के चक्कर में बनाते बनाते, और वो फ्लेवर नहीं आ रहा था, वो टेक्सचर नहीं आ रहा था, वो अरोमा नहीं आ रहा था। तो वो परफेक्शन के नीड में काफी टाइम लग गया। तो उसकी कहानी और किससे वो कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे पहुंची वो सुनाना आपको बहुत जरूरी है। ये शुरुआत होती है साहब अकबर से। किताब मेरे पास है, आईन अकबरी। आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोग होंगे जिन्होंने पढ़ी होगी। उसके अंदर एक दाल का जिक्र है जिस दाल को अकबर कहता है बहीद, और उसकी फेवरेट दाल है वो उड़द की दाल थी। उड़द की दाल के लिए कहा जाता है कि उड़द की दाल को रात भर जब सोक किया जाता है और सोक करने के बाद ग्राइंड करके उसके अंदर एग वाइट मिला के और चूना मिलाया जाता है, तो उससे दीवारों के ऊपर जो प्लास्टरिंग होती थी उस जमाने में, उसकी फिनिशिंग इस उड़द की दाल की वजह से आज भी चमक रही है। ये जितने पुराने पैलेसेस हैं और जितनी पुरानी इमारतें हैं जिसके ऊपर आप एक शाइनिंग प्लास्टर देखोगे जो आज भी चमक रहे हैं, वो उड़द की दाल के बने हुए। उड़द की दाल के लिए दूसरा एक और ये चीज कहा जाता है कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो इनका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब खुदाई करी थी, तो उसमें ऐसे तथ्य निकले थे जो बताते थे कि उड़द की दाल की फार्मिंग वहां उस जमाने में होती थी और वो खाए जाते। तो ये बहुत बहुत ट्रेडिशनली इंडियन एक ग्रेन है, और इसको उजागर करना ये शायद कहीं न कहीं ये हम सबका कर्तव्य बनता है। जो खत्म हो चुका है नामली किचन में, उसको रिवाइव करने का एक जिद बनी हुई है। तो यहां मेरी जिद आ जाती है। गौतम बुद्ध जो भगवान बुद्ध थे, उन्होंने उनके टेक्स्ट में भी जिक्र है 3 दालों का, मूंग, माश और उड़द। तो कहीं न कहीं इसकी इंपॉर्टेंस ये समझनी चाहिए। पर ये मेरी गारंटी है कि ये जो अकबर का लिखा हुआ बहीद दाल है और जो आईन अकबरी में है, और ये जो दाल जो वापस री इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं अपनी नामली किचन से, ये रेस्टोरेंट में नहीं बन सकती, ये सिर्फ और सिर्फ घर पे बन सकती है। तो ये जो खाने हैं अब जो बन रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ घर से बनेंगे, क्योंकि ये खाने बहुत एक्सक्लूसिव हैं। और अगले 15 दिन में एक से बढ़कर एक खाने आपके आपके सामने पेश करने वाला हूं मैं, स्टार्टिंग थर्सडे। तो अकबर के किताब के अंदर ये जो जिक्र लिखा था, ये कहीं न कहीं रिसर्च करते करते एक उनके खानसामे का नाम आया बीच में। अब उनको मैं खानसामा बोलूं या उनको लाइब्रेरियन बोलूं या वो चिकन कूप शाही मुर्गी पालन का जो हेड होता है वो बोलूं, या एक मस्जिद का इमाम बोलूं, ये थोड़ा डाउटफुल है। क्योंकि ये जो हैं शख्स जिनकी बात हो रही है, वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, जिनका नाम अबुल हसन था। अबुल हसन वॉज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। पर कहीं न कहीं कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। शायद कहीं न कहीं वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स थे, पर वहीं मास्टरी भी कर लेते थे वो। उन्हीं का किस्सा है जो आज आपको सुनाने वाला हूं मैं, कि अबुल हसन को बाज बहादुर हार चुके थे। मुगलिया आर्मी मांडव को कैप्चर कर चुकी थी। अबुल हसन को अकबर ने भेजा मांडव, कि आप जाइए मांडव और वहां से एक किताब है नियमतनामा, नसीरुद्दीन नियमतनामा नसीर शाह, एक किताब है। इस किताब को आप लेके आइए। ये जिम्मा सौंपा अबुल हसन को। कि तो अब आप सोच सकते कि वो किताब कितनी इंपॉर्टेंट थी। ये किताब जो है मांडव के
दूसरे या तीसरे शासक गयात शाह 15th सेंचुरी में उन्होंने एक तरह से रिटायरमेंट एक्सेप्ट कर ली थी बहुत यंग एज में कि अब मैं सिर्फ अपने प्लेजर्स में इन्वॉल्व रहूंगा, और कुछ कुछ ऐसी जड़ी बूटियां और कुछ कुछ ऐसी चीजें उन्होंने रिसर्च के ऊपर हकीम और इन लोगों को सबको इकट्ठा कर लिया था और हैरम बनाया था औरतों का। करीब 5,000 औरतें उसमें थी और कुछ सेना, औरतों की सेना भी तैयार करी थी, और इस तरह से वो प्लेजर्स में ही इंडल्ज करना चाहते, तो उन्होंने ये किताब लिखवानी चालू करी थी। हालांकि उनके रहते रहते ये किताब खत्म नहीं हुई थी, उनके बेटे जो थे नसीरुद्दीन, उनके टाइम पे खत्म हुई थी, इसलिए इसको नसीर शाह, नियमतनामा नसीर शाह कहते हैं। पहला जिक्र समोसे का और कचौरी का इस किताब में है। ये किताब आज भी है मौजूद ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर, और इस किताब ये भी चलती चलती अकबर के हाथ से होते होते टीपू सुल्तान के हाथ से होते होते ब्रिटिशर्स के हाथ लगी। इसकी भी बहुत लंबी जर्नी हुई है नियमतनामा किताब की। तो आप सोच सकते हैं कितने एम्परर्स ने इस किताब के लिए लड़ाई के बाद अपनी सेनाएं भेजी थी कि ये किताब कैसे भी करके हासिल करी जाए। ये वैल्यू आप खुद समझो उसके अंदर किताब की। उसके अंदर ये सारी रेसिपीज लिखी हैं, और किस तरह से, तो आज भी कहते हैं हमारे इधर के पुराने लोगों से अगर पूछोगे तो कह देंगे साहब आज भी मांडव के जो पत्थर है अगर 70 साल का आदमी और बूढ़ा चाट ले तो 16 साल का जवान होके निकलेगा, क्योंकि उन जड़ी बूटियों की तासीर उन पत्थरों में समाई हुई है। तो उनको जब भेजा गया, अबुल हसन को ये भेजा गया वहां पे, और वो किताब लेके और उन्होंने अकबर के सामने पेश करी कि हुजूर लीजिए साहब किताब आ गई आपकी। तो उन्होंने बोला कि भाई अबुल हसन, इसके अंदर से कोई एक चीज निकालो और बनाओ और खिलाओ। उन्होंने बिस्मिल्लाह किया और जहां पे हाथ रुका अल्लाह का नाम लिया, और जो हाथ रुका उसके ऊपर वो उन्होंने अपनी रिसर्च चालू करी। जब वो चालू करी तो वो परफेक्शन नहीं आ रहा था, जैसे मेरे को ये उड़द की दाल में परफेक्शन नहीं आ रहा था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत सिमिलैरिटी है उस चीज में, उनके अंदर भी वो परफेक्शन नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि शायद इसके इंटरवल्स लेने पड़ेंगे, प्याज के जो अपन डाल रहे हैं अलग अलग बैचेस में डलने पड़ेंगे और अलग अलग टाइमिंग पे डलने पड़ेंगे। तो बहरहाल अकबर की दावत है साहब, तो 15-20 लोग तो आने से रहे, वो तो 200-300 लोग, तो कढ़ाइयां भी उस तरह की बनेंगी और डेगचियां भी उस तरह की बनती हैं। तो वो मीनार पे चढ़ गए, और मीनार पे चढ़ा के और उन्होंने अपने खानसामाओं को बोला कि जब जब मैं ताली बजाऊं तब तब वो प्याज आप डालिए अंदर। बन के साहब वो डिश तैयार हुई। अकबर की दावत थी, अकबर की दावत में अकबर को पेश करी गई, ये डिश है साहब ये जो बनी है। उन्होंने चखी और वो दीवाना हो गया, दीवाना हो गया। उन्होंने कहा वाह साहब क्या चीज बनाई, और क्या 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 किताब है वो, मतलब। और वो जो चीज थी उससे अकबर ने पूछा कि भाई ये इसका नाम क्या है। तो मैं साहब हुजूर नाम वाम तो नहीं मालूम, उसके अंदर एक तरकीबें लिखी हुई थी, उन तरकीबों को मैंने फॉलो करते करते बनाया, और इस तरह की तरकीबें थी। तो उन्होंने उनको वो इंसिडेंट बताया प्याज का। अकबर ने इस डिश का नाम दो प्याजा रखा। जी हाँ, ये वही दो प्याजा है जो आज की तारीख में सब 5 स्टार होटल्स में और बहुत किचन में और अच्छे अच्छे घरों में, पैलेसेस में सर्व किया जाता है। ये वही दो प्याजा है जो मालवा से निकला है। अब मेरी सारी कहानियां जो है वो मालवा से जुड़ी हुई है, भले वो अकबर भी है तो अकबर की भी कहानियां मालवा से ही जुड़ी हुई रहती है। अब वो दो प्याजा बनाने में इतने एक्सपर्ट हो गए वो अबुल हसन, कि अकबर ने उनका नाम जो है नामकरण कर दिया, और मुल्ला दो प्याजा के नाम से रिकग्नाइज करते हैं। तो अगर आप गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे तो मुल्ला दो प्याजा करेंगे तो अबुल हसन की हिस्ट्री आएगी। इसी तरह की लॉस्ट रेसिपीज मैंने बहुत मेहनत से जुटाई हैं, और कहीं ना कहीं जब दिल्ली उजड़ी थी, ये 1857 के बाद जब ये दिल्ली उजड़ी, तो जितने भी दिल्ली के लिए तो खैर कहा जाता था कि भाई हर गली में, हर हवेली में, हर घर में एक अलग खुशबू आती। तो आप सोच सकते हैं कि दिल्ली की क्या खानसामे होंगे और क्या दिल्ली होगी। और जब दिल्ली उजड़ी तो काफी सारे जो खानसामे और रकाबदार और
मसालची ये सब थे, ये सब मुस्लिम स्टेट्स में जाके बसने लग गए थे। इनफैक्ट एक किस्सा बड़ा फेमस था कि मिर्जा गालिब को ये चार्ज दिया गया था बाय देन द महाराजा ऑफ पटियाला कि भाई जो भी आर्टिशंस और क्राफ्ट्समैन और अच्छे शेफ्स हैं उनको पटियाला की तरफ भेजा जाए। तो काफ़ी सारे मिर्ज़ा गालिब ने वो भेजे और फिर अल्टीमेटली ये हुआ कि मिर्ज़ा गालिब को खुद को पटियाला एजाइनस ने बोला कि अब आपका आने का टाइम हो गया, अब आप भी आ जाइए। तो उन्होंने मेरठ कंटोनमेंट में जाके वो एक शराब पिया करते थे मिर्ज़ा गालिब जिसका नाम था ओल्ड टॉम, मेरठ कंटोनमेंट में ही मिलती थी वो। मेरठ कंटोनमेंट जाके उनसे पूछा कि भाई आप ये ओल्ड टॉम जो है पटियाला भिजवा देंगे, तो उन्होंने मना कर दिया। तो क्योंकि उन्होंने मना कर दिया, मिर्जा गालिब ने भी हिजाइनस पटियाला को मना कर दिया कि साहब मैं नहीं आ सकता हूं। क्यों? क्योंकि ओल्ड टॉम नहीं आ सकती। तो अब साहब ये जो दिल्ली उजड़ी और ये जो कुक गए, तो आप देखिएगा कि हर एक मुस्लिम स्टेट में एक कॉलोनी बसी हुई है जिसका नाम शाहजहानाबाद होगा। मुजावरा हो गया, भोपाल अपने मालवा के अंदर अगर देखा जाए तो काफी सारे लोहारू गए, बहुत सारे रामपुर भी गए, काफी सारे हमारे जावरा तक भी आए, नामली से 15 किलोमीटर दूर भोपाल आए। ऐसे करते करते ये सब रियासतों में फैले और ये खाने जो हैं वो काफी फैले मुस्लिम रियासतों में। और ये जो कहानी मुझे मालूम है, जो रिसर्च मेरी है, वो उन नवाबी रियासतों से बहुत चुनिंदा रेसिपीज में लेके आया हूं। और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इनके स्पेशल्स में करूंगा और ये बना के और आप ऑर्डर करिएगा और आपको ये चीज़ मिलेगा। पर ये प्री ऑर्डर बेसिस पे है, क्योंकि ये चीज़ें जो है ये रेस्टोरेंट में कभी वो स्वाद आ ही नहीं सकता है। इनको बहुत लो फ्लेम में बनाना पड़ता है, बहुत इनका प्रोसेस ही अलग होता है और ये मेरे से रेस्टोरेंट में नहीं बन सकेगा। ये इसलिए मैं घर से कर रहा हूँ। तो ओनली ऑन प्री ऑर्डर बेसिस हर एक रियासत के, नवाबी रियासत के वो खाने, सिर्फ नवाबी रियासत के जो अपने इंदौर से थोड़ा सा दूर रह गए थे, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस और वो कल्चर यहां तक नहीं पहुंचा था, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो अपन लोगों ने वो टेस्ट नहीं करे और मैं चाहता हूं कि वो अब टेस्ट किए जाए। और मैंने लिए हैं ये जो समय लिया है वो इसीलिए लिया है ताकि इनके ऊपर कहीं ना कहीं मैं महारत हासिल करूं, तब जाके फिर आपको चखाऊं। तो इसमें भोपाल हो गया, इसमें जावरा हो गया, इसमें आस्कोट हो गया, विच वॉज कर्नाटक का वो नवाब थे, बहुत बड़ी रियासत। वो हो गए। कुछ रियासतें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तरफ भी मर्ज हो गई, जूनागढ़ उनमें से एक है, तो काफ़ी कुछ उनके साथ चला गया, पर कुछ अभी भी बचा हुआ है थैंक्स टू बालासिनोर, जो बाबी खानदान है और उन्होंने बचा के अवेरा हुआ और रखा हुआ है। तो बालासिनोर की कुछ चीज़ें हैं, कोटवाड़ा की चीज़ें हैं, लखनऊ है, तो ऐसे करके रामपुर है, तारगोश रामपुर का। तो वो सारी जो रेसिपीज हैं उनको एक धरोहर मैंने अपना समझ के, और अब थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे विल बी द नवाब स्पेशल्स। वो नवाब स्पेशल्स में वो दो दो डिश बनाएंगे, सिर्फ दो डिश बनाएंगे दिन में, और वो ही सर्व होगी, एक चिकन और एक मटन, नथिंग एल्स। पर अब आप वो चखिए और फिर आप बताइए कि ये डिशेस जो बन रही हैं ये सिर्फ घर से बन रही है और क्या कमाल की बन रही है। ऑन दैट हैप्पी नोट, आडियोस अमीगोस, अगली कहानी का इंतजार रखिएगा। फिर मौजूद होते हैं आपके सामने खमंगनी।